Good morning, students. Today we are going to discuss the remaining part of this chapter. The name of chapter is Companies, Civil Administration and Revenue Policy, in which we have already discussed the Rayatwadi system. Rayatwadi system means the revenue was collected directly from the peasants and there was no system of jamidari. Okay, and this way, during the Anglo-Mysore War, Reed experimented with the revenue in the some areas of South India. Thomas Munro introduced the Railway settlement in Mysore and Carnatic, and later extended to the Bombay and the parts of Madras as well. So here students with the regular experiments they enacted in the different parts of the southern India. Now it was also resulted in a exploitative policy and was not any bit fruitful to the peasants. बिल्कुल भी इंडियन किसानों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हुई. नो डाउट जमींदारों को बीच से हटाया गया, लेकिन वो जो लैंड के टैक्स के रेट होते थे वो मैक्सिमम यहाँ पे डिसाइड किए गए और ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बहुत ज़्यादा इनके लिए एक्सप्लॉयटेशन क्रिएट किया. नाउ द नेक्स्ट इज़ महालवाड़ी सिस्टम. महालवाड़ी सिस्टम मीन्स Mahal means village. So a maximum areas covered by a village are taken as a unit, and the whole peasants, sorry, whole peasants collected their taxes according to their cultivation, and one senior most or experienced peasant was liable to pay that tax. यहाँ पर पूरे गांव को एक यूनिट मान लिया जाता था और उस गांव का पूरा एक टैक्स डिसाइड कर दिया जाता था, जिसको एक वहाँ का सीनियर मोस्ट या सरपंच टाइप का जो वहाँ के किसान होते थे वो उसको पे करते थे, सभी लोग कलेक्ट करते थे. इन द 1820 a British official's name Hart Mackenzie conducted detailed survey in part of Bengal Presidency called the Northwestern Province. The areas included western Uttar Pradesh, parts of Madhya Pradesh, and the Ganga Yamuna Doab. So these northern regions were taken into consideration, and in 1830 these regions were placed under the placed अंडर द महालवाड़ी सिस्टम. इन सब रीजन्स में महालवाड़ी सिस्टम को अप्लाई किया गया. द सेटलमेंट वॉज प्रोटेक्टेड टू द ओनरशिप राइट ऑफ द पीजेंट्स. यहाँ पर भी किसानों को ओनरशिप राइट नहीं था. सो check the operation of the traditional revenue collectors and ensured agricultural improvement. The land revenue under this system was settled with the head of a मोहाल. जो महाल पूरा जो है यहाँ पर उसको विलेज कहा जाता था, तो उस पूरे विलेज का एक टैक्स फिक्स कर दिया जाता था और उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी पीजेंट फार्मर की कम एग्रीकल्चर होती थी तो किसी का ज़्यादा वाला उसको मैनेज कर देता था, यानी कि आपस में थोड़ा सा ये कोऑपरेटिव तरीके से टैक्स पे किया जाता था. तो इस तरह से थोड़ा सा तो इसमें बेटर तरीका था, लेकिन यहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा टैक्स रेट अपने रख रखे थे और जिसको यहाँ पर सरवाइव करने में बहुत मुश्किल हुई. पीजेंट्स बहुत प्रॉब्लम को सफ़र किए. नाउ इफ़ेक्ट ऑफ द रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी सिस्टम. यहाँ पर you can see here the Rayatwadi and Mahalwadi settlement and similar long-term effects of the permanent settlement. Revenues were very high and collection was rigid. इन तीनों पॉलिसीज़ का
अल्टीमेटली रीज़न यही हुआ कि फंड इनके पास, अंग्रेज़ों के पास अच्छे खासे कलेक्ट हो गए और इनको बहुत ही रिजिड तरीके से कलेक्ट किया जाता था। Here students, now we are moving to cultivation of commercial crops. Here the Britishers used the India as a प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल। उन्होंने, अंग्रेज़ों ने यहाँ के एग्रीकल्चरल सिस्टम को भी पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया और यहाँ पे कॉमर्शियल क्रॉप को फोकस करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। अंडर द ब्रिटिश रूल कॉमर्शियल क्रॉप्स वर गिवन इन ग्रोन इन इंडिया टू सर्व एज रॉ मटेरियल फॉर यूरोपियन इंडस्ट्रीज़। हम इंडियन जो भी ये पीजेंट्स थे या कॉमर्शियल क्रॉप को उन्होंने अपने यहाँ रॉ मटेरियल की तरह से यूज़ करने का एक पूरा प्रोविज़न समझ बनाया था। एमंग सच क्रॉप्स वर इंडिगो, और ऐसे ही कुछ कॉमर्शियल क्रॉप्स में इंडिगो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कॉटन मिल में और कॉटन प्रोडक्शन में इनको इंडिगो यानी नील का प्रयोग करके उसको कलर किया जाता था, और जिसमें इंडियन नेचुरल इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन से एंड अदर इन कॉमर्शियल क्रॉप्स वर कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी, sugar cane, of seed, jute, ruler, rubber. These crops were grown on the large estates called plantations. इन कॉमर्शियल क्रॉप्स को जिस एक स्लोपी एरिया होता था, बहुत लार्ज एरिया, जिसको प्लांटेशन कहते थे स्टूडेंट्स। एंड सो दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ट्रांसलेटेड प्लांटेशन? द क्रॉप्स वर ग्रोन ऑन ए लार्ज एस्टेट and that were often and the slopy areas were called plantation, while tea plantation were established on a large number of in Assam, North Bengal and Kerala. Factories were processed indigo, jute and poppy were set up mainly in Bengal and Bihar. The planters had heard labor tribals and landless laborers to work in the plantation and factories. यहाँ पर बहुत सारे जो प्लांटेशन होते थे, बड़े बड़े प्लांटेशन के लिए मैक्सिमम एरिया ब्रिटिश बिजनेसमैन ने अपने अंडर में ले लिया था। प्लांटर्स हायर ट्राइबल्स एंड लैंडलेस लेबरर्स टू वर्क इन द plantation and landless laborers to work in the plantation and factories and use them as virtual slave labor. यहाँ के उन प्लांटेशन पूरा कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ट्राइबल और जो लैंडलेस लेबर्स थे उनको वहाँ पर हायर किया जाता था, जिसकी वजह से उनको बहुत ही कम वेजेस पर एक्सप्लॉइट करके उनको रखा जाता था। एंड दे आल्सो फोर्स पीजेंट्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स। यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स की जो फार्मर्स थे या पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो कमर्शियल क्रॉप ही ग्रो करें, इंडिगो का ही प्रोडक्शन करें। नाउ we move to indigo cultivation. Here indigo cultivation was very important that time for the particular cotton textile industry. Indigo, a natural blue dye, is a plant extract which is used to coloring the cloth. इंडिगो का यूज़ कलर करने के लिए मेनली किया जाता था। द वर्ड इंडिगो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडिकन एंड द लैटिन वर्ड इंडिकन मीनिंग फ्रॉम इंडिया। मीन्स इंडिगो यहाँ इंडिया से ही निकला हुआ एक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्रॉम इंडिया। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सिंस द
17th century, indigo was exported from India by the East India Company for use in England textile industries. अब यहाँ पर जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी वो यहाँ से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती थी और अब बहुत ही हाई रेट पर जो प्रोडक्शन होता था उसको वापस अपने कस्टमर्स को यहाँ सेल करते थे और जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में थी. नाउ अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द इंडिगो planters got zamindari right and reduced the actual cultivators to tenant. For example, for growing indigo and building factories, the planters borrowed many money from the local bankers. Here it was very disappointing condition कि यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट और अदर पॉलिसीज़ के तहत बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा लैंड से रिलेटेड. सो इस पर रिफॉर्म किया गया. एंड देन हियर स्टूडेंट्स, व्हाट वर द मेथड्स. इंडिगो प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड either in the region Revti system or the niche system, and it is also very different term, Revti and niche. Indigo production was organized. You can see students, for growing indigo and building factories, the planters borrowed money from the local bankers and from यूरोपियन एजेंसीज. सो यहाँ पर जो लोकल बैंकर्स होते थे, यहाँ पर साहूकार वगैरह, उन्होंने अंग्रेज़ों को भी बहुत सारा लोन दिया यहाँ पर उनकी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने में. ओके. इंडिगो प्रोडक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड either in the Revti system or niche system. Here these two terms are very important and we will discuss in the next class. So students, it is all about today and kindly stay tuned and stay safe. और आप सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिएगा, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.